सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। जी बैठिए। जी धन्यवाद सर। जी सर। अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम रूपाली ठाकुर है। मैं मूल रूप से सिवनी जिले के ग्राम सिंगोड़ी की निवासी हूँ। मेरी विद्यालयीन शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से पूर्ण हुई है। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक किया है और परास्नातक सर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से किया है। मैं वर्तमान समय में एक गृहिणी हूँ। ओके। जी जो डेट में दिया हुआ है इसके अतिरिक्त कोई उपलब्धि है क्या आपकी? डेट में जो लिखा आपने जी वो तो ठीक है, जी। इसके अलावा कोई उपलब्धि है आपके पास? सर विद्यालयीन स्तर पर मैंने जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। जैसे सर जिला स्तरीय जो आदिवासी जो हमारा सर डिंडौरी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ आदिवासी स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। वहाँ पर नन्हे कदम की प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया था सर, और वहाँ मुझे टंटिया भील पुरस्कार और भीमा शाह पुरस्कार मिला था। ओके। जी सर। तो आप हिंदी साहित्य की कहानियाँ पढ़ती है, जी सर। सत्संग सुनती है और बच्चों को पढ़ाती है। हिंदी साहित्य की कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगती है? सर मुंशी प्रेमचंद जी की जो पंच परमेश्वर कहानी है सर, ये मुझे बहुत अच्छी पंच लगती है। परमेश्वर में जी। क्या उसका भाष्य क्या है? सर भाषा शैली समझ पा रही हूँ सर। मतलब जी। मूल तथ्य क्या है? हाँ। सर इसका मूल तथ्य ये सर एक आदर्शवादी कहानी है, और इसमें जो हमारे नैतिक सामाजिक मूल्य है उसके विषय में बताया गया है कि दो व्यक्तियों के बीच में यदि अंतर्द्वंद भी है और उसकी जो मूल परिणति है वो आदर्श के रूप में होती है कि कोई व्यक्ति अपने सामाजिक द्वंद्वों को भुलाकर सर एक आदर्शवाद की स्थापना करता है जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। अच्छा, उसमें क्या है कथानक में? मैं 1-2 मिनट में बताइए। जी सर, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दो अच्छे मित्र रहते हैं, और फिर सर उनका कुछ विवाद होता है, तो जो जुम्मन शेख होते हैं वो अलगू चौधरी के विपरीत में निर्णय देते हैं। फिर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच में विवाद होता है। फिर अलगू चौधरी को न्याय करने का मौका मिलता है और वो सत्य का साथ देते हुए जुम्मन शेख के पक्ष में निर्णय लेते हैं। तो उसमें एक फेमस कोट है, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे बेटा। जी किसने कहा है और क्यों कहा? सर मैं क्षमा चाहती हूँ, अभी सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, जी तो ये बताए कि छंद क्या है? जी सर, मात्राओं और वर्णों को विनियमित रूप से इस प्रकार का विन्यास प्रस्तुत करना कि आनंद का उत्पादन हो, रस का उत्पादन हो, सर वो छंद है। छायावाद के बारे में कुछ जानती है? जी सर। क्या है छायावाद? सर जो श्री मुकुटधर पांडेय हैं, श्री शारदा पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा सर हिंदी में छायावाद से, तब से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता उनको माना जाता है। माँ जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला जी और पंत जी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कहे जाते हैं। सर वैयक्तिकता इसकी प्रधानता है। राष्ट्र धर्म का पुट यहाँ पर सर देखने को मिलता है। यहाँ सर प्रकृति वर्णन अत्यंत सुंदर है, और सर रहस्यवाद की प्रधानता है, और भाषा में सर लाक्षणिकता है। अच्छा, अंग्रेजी में एक शब्द है सोमनाम्बुलिज्म, उसको हिंदी में बोलते नींद में चलने की बीमारी। जी ये क्यों हो? सर मैं क्षमा चाहती हूँ। रूपाली जी, आपका नाम रूपाली है। जी सर। आप ये बता सकते हैं कि राम में कौन सी ऊ की मात्रा है? सर बड़ा ऊ की मात्रा है। छोटे ऊ की मात्रा अगर हमको राम में लगानी हो जी। तो कैसे लगती है? सर वो बाएं तरफ झुक जाएगी। सर जैसे ये रू है, और सर ये हो गया, ये रूपाली हो गया सर, और यदि ये ऐसी है सर तो ये रूपाली हो जाएगी। जी सर। जी धन्यवाद सर। मुझे बात बताइए जी कि आपने कहा कि मुकुटधर पांडे जी ने एक लेख लिखा छायावाद के बारे में कि जी हिंदी में छायावाद। जी तो हिंदी में छायावाद मुकुटधर पांडे ने कहा, लेकिन अधिकतर विद्वान ऐसा मानते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जी इस पूरे छायावाद में दो प्रकार की त्रयी मिलती हैं हमको। जी। एक बृहत त्रयी मिलती है, लघु त्रयी मिलती है। लघु त्रयी में कौन कौन शामिल है? सर मैं क्षमा चाहती हूँ अभी सर। बृहत त्रयी में सर प्रसाद जी, निराला जी और पंत जी। जी शिवाद्वैतवाद क्या है? आनंदवाद, शिवाद्वैतवाद क्या है? सर
मैं जितना सर समझ पा रही हूँ, जयशंकर प्रसाद का कामायनी सर जो जी दर्शन सर लगाया, वो सर किसे पूछ रहा हूँ? प्रतिविज्ञा दर्शनवाद जो है उसको कहा जाता है सर, शैववाद। इसका सर बस मुझे लास्ट बता दीजिए, परिणति क्या है इस पूरे दर्शन की? सर आनंद इसकी परिणति है। आनंद से तात्पर्य? सर व्यक्ति जब अपनी वैयक्तिकता को भुलाकर सामाजिकता में विलीन हो जाता है, ये इसका सर उद्देश्य है। ये आनंदवाद होता है, मतलब समाज में अगर हम समाज की सेवा में लगे रहें, विलीन हो जाएं, तो ये आनंद होगा, या हमें कोई अचीवमेंट मिल जाए तो हम जो खुश होते हैं वो आनंद होगा, या फिर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं, हम अपने आप को इस स्थिति में पहुंचा लें कि जहां पर हमको सांसारिक सुख दुख का बोध होना बंद हो जाए, हम एक सी स्थिति में रहें, वो आनंद है। क्या है आनंद इसमें? सर कामायनी में जो प्रसाद जी की सर जो समझ में आता है वो इस प्रकार का आनंद है सर, कि मनुष्य अपनी वैयक्तिकता को भुलाकर सामाजिकता में विलीन कर दे। और सर इसकी जो अंतिम पंक्ति है सर, अंत की जो पंक्तियां हैं कि सबको हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये अंतिम पंक्ति नहीं सर, अंत की पंक्तियां हैं, आनंद सर की सारी पंक्तियां हैं। चलिए, आप मुझे बताइए कि अलंकार क्या होता है? सर अलंकरोति इति अलंकारः, जो भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करने का कार्य करते हैं वो सर अलंकार कहलाते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः किसने कहा था? सर ये तो सर मैं क्षमा चाहती दंडी ने क्या कहा था अलंकार? हूँ। दंडी कवि। काव्य शोभाकरान धर्माः अलंकारान प्रचक्षते। आपका उच्चारण सही था। सर क्षमा चाहती हूँ सर अगर अशुद्ध उच्चारण होगा तो। क्या तात्पर्य था इस पंक्ति से? काव्य की शोभा कराने वाले जो धर्म होते हैं सर वो अलंकार कहलाते हैं। आधुनिक कविताएं कुछ जानते हैं? एक कविता जी। है, बहुत प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के कवि रहे हैं और उनका नाम है नरेश मेहता जी। सर मैं क्षमा चाहती हूँ, नरेश मेहता जी की कविताओं को सब मैंने नहीं पढ़ा है। संशय की एक रात कविता कभी सुना है ना? जी सर। सर ये तो नरेश मेहता जी की है। तो अभी आप कह दें नरेश। जी जी क्षमा चाहती हूँ सर। संशय की एक रात और राम की शक्ति पूजा में, तो ये अंतर बता दीजिए। जी सर, संशय की एक रात में जो राम है वो संशय में है सर, जितना सर मैंने सीमित पढ़ा है। और राम की शक्ति पूजा के जो राम हैं वो सर संशय में तो रहते हैं, लेकिन सर बाद में वो अपने दृढ़ आराधन से उस संशय से बाहर निकल जाते हैं। तो वो तो संशय की रात में भी निकल जाते हैं। सर मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं इस विषय को और पढ़ूंगी। जी निराला जी को पढ़ा है आपने? जी सर, सीमित दृष्टि से पढ़ा है। सीमित दृष्टि से पढ़ा है। आपने अच्छी दृष्टि से, मतलब विस्तृत दृष्टि से किसको पढ़ा है, आप बता दीजिए। सर गोस्वामी जी को मैंने पढ़ा है और सर हिंदी साहित्य की कहानियों को सर मैंने पढ़ा है। गोस्वामी जी को पढ़ा है आपने? जी सर। तो लवकुश का जो वर्णन है वो मानस के किस कांड में है? सर उत्तर कांड में दिखाई देता है सर। आप सोच के जवाब दीजिए, लवकुश का जो वर्णन है वो मानस में है भी कि नहीं है? सर राम राज्य का जो पूरा स्वरूप वर्ण है कि राम राजा बन जाते हैं और कार्य का संचालन करते हैं, बाकी सर स्पष्ट रूप से लवकुश ऐसा सर शब्द नहीं दिखाई देता सर मानस जी में। मतलब लवकुश का वर्णन मानस जी में नहीं है, आप ये कहना जी चाहते हैं? जी सर। चलिए, जी सोहर क्या होते हैं? सोहर क्या है? सोहर सर ये एक प्रकार के लोकगीत होते हैं जी, जिनका गायन किया किस जाता समय है। पे गाया जाता है? सोहर सर एक अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल लगाइए। हाँ सर, बच्चों के जन्म के समय गाए जाते हैं सोहर। कि विवाह के समय? सर क्षमा चाहते हैं, विवाह के समय गाए जाते विवाह हैं के सर। समय। जी तो बाबा तुलसी ने किस कृति में सोहरों का वर्णन किया है, सोहर गाए हैं? सर पार्वती मंगल और जानकी मंगल में सोहरों का उपयोग होगा, क्योंकि पार्वती मंगल में शिव पार्वती का विवाह है और जानकी मंगल में राम जी और जानकी जी का विवाह है। जो मानस में शिव पार्वती जी के विवाह और शिव पार्वती जी जो कहानी जी। कही गई है, जी इसका मूल उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? मतलब कहाँ से उनने इस चीज को ग्रहण किया? सर तुलसीदास जी का तो सर वाल्मीकि रामायण उसका उपाधि ग्रंथ माना जाता है। राम कथा का है वो, तो मैं जी, केवल शिव पार्वती शिव का। पार्वती का। सर मैं क्षमा चाहती हूँ सर, इस विषय में सर अधिक जानकारी मुझे नहीं है। रामचरितमानस की जहाँ से कथा प्रारंभ होती है, पहले तो गुरु की वंदना वगैरह है, जी। उसके बाद जो कथा प्रारंभ होती है, तो आप कैसे बच्चों को समझाएंगे, किसी को समझाएंगे ये कथा कौन किसको सुना रहा है?
सर इसमें चार, सर ये तो आप सही प्रश्न कर रहे हैं सर। मुझे तो इतनी जानकारी है कि रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं, और शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई है, काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई है, और सर याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का संवाद है, और सर गोस्वामी जी सामान्य जनमानस को कथा सुना रहे हैं। जी सर, जानकारी है। जी सर। एक संप्रदाय है रीति संप्रदाय, जी क्या है? सर ये वामन जी का संप्रदाय है, विशिष्ट पद रचना रीति उन्होंने कहा है। और वामन जी का जो संप्रदाय है सर, इसमें इन्होंने गुणों को ही रीति का स्वरूप माना है, और 3 प्रकार की रीति का बताया है इन्होंने सर। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ रीति कहा है इन्होंने। माधुर्य गुण का समावेश सर वैदर्भी रीति में है, और यहाँ पर सर जो ट वर्ण है और जो समास पद है उनका सर उपयोग नहीं होता है, और सर माधुर्य गुण से संबंधित जो रचना है सर वो वैदर्भी रीति का। टावर का और सामासिक पदों का पर किस रीति में प्रयोग होता है? सर वो जो गौड़ी की रीति है सर, जहाँ ओज गुण का प्रधान होता है, वहाँ इन दोनों का उपयोग होता है। और सर जो तीसरी रीति है सर पांचाली रीति, इसको इन्होंने सर तीसरे स्तर पर रखा है, और यहाँ पर सर प्रसाद गुण से जो युक्त जो रचनाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। जो लक्षण ग्रंथ हैं वो क्या होते हैं? लक्षण ग्रंथ क्या है, केवल 2 लाइन में बताना है। जी सर, संस्कृत की काव्यशास्त्रीय जो परंपरा है उसको ब्रज भाषा में अनुवाद करने के लिए उसको समझा जाता है सर। तत्कालीन राजाओं को समझाने के लिए जो रीतिकाल के कवियों ने जिन ग्रंथों की रचना की, उदाहरण स्वरूप उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप सर जो लक्षण है जो काव्यशास्त्रीय परंपरा के, जैसे रस, छंद, अलंकार है, इससे संबंधित इन्होंने ब्रजभाषा में अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं। जैसे सर छंद माला जो है सर, और सर कवि ये लक्षण ग्रंथ हो गया। जी तो फिर हम संस्कृत वाले आचार्यों को लक्षण ग्रंथ क्यों नहीं कहते? उनके भी तो लक्षण ग्रंथ ही थे सर। वो मतलब उन्हें भी लक्षण ही लिखे ना, रस पर, छंद पर, अलंकार पर, तो वो भी लक्षण। जी सर, मैं अपनी अनुमान से इसका सर अनुमान नहीं सर, मैं अपने आधार पर इसका उत्तर देना चाहती हूँ सर। सर जो संस्कृत की जो काव्यशास्त्रीय परंपरा है सर वो मौलिक है। उन्होंने सर इसका सर कहीं से सर इसको कॉपी नहीं किया है सर, इन्होंने कहीं से उसको कहना चाहिए सर उसको अनुकरण नहीं किया है। ये जो भी है सर उनका मौलिक है। और सर जो रीति काव्य में हम देखते हैं सर, ये संस्कृति काव्यशास्त्रीय परंपरा का उन्होंने पालन किया है, केवल लक्षणों के विषय में बताया है सर। और कई जगह तो उन्होंने उसी परंपरा का उल्लेख किया है, उदाहरण अपने लिए दिए हैं, और वहाँ सर सब कुछ मौलिक है। अच्छा, एक बार बताइए, मैं बस आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी जैसे कि आप देखते हैं कि विज्ञान का हमारे समाज में बहुत महत्व है। जी सर। और विज्ञान ने पूरी रूढ़ियों को तोड़ दिया है। जी इसके सर। कई उदाहरण हैं कि जब विज्ञान समृद्ध हुआ तो कई रूढ़ियां टूट गई हैं जी। विज्ञान के समृद्ध होने से। जी और आज भी आप देख रहे हैं कि आप जो माइक लगाए हैं या जो भी आप यातायात के साधन से आए हैं, सब विज्ञान का ही चमत्कार है। जी। इसका तो हम बहुत उपयोग देखते हैं समाज में। जी साहित्य का क्या उपयोग? कोई उपयोग मुझे तो दिखता ही नहीं है साहित्य का, कि साहित्य पढ़ रहे हैं लेकिन समाज में हम उसकी क्या उपयोगिता सिद्ध करते हैं? कुछ है ऐसा उपयोग जो समाज को साहित्य से जोड़ते? हाँ सर, साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं सर, अपितु दीपक भी है। साहित्य में यदि यथा परिस्थितियों का समावेश है तो सर साहित्य में भविष्य का मार्गदर्शन भी दिखाई देता है। और इसके लिए सर साहित्य में जो जिन रचनाओं में औदात्य है सर, उन किसी भी रचनाओं को हम उठा सकते हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे जयशंकर प्रसाद की सर नाटक की ये पंक्ति के अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। इस प्रकार की पंक्तियों का जब हम विश्लेषण करते हैं सर, तो न केवल ये हमें यथातथ्य बताती हैं, अपितु भविष्य का मार्गदर्शन करने का कार्य भी करती हैं। तो आपका कहना है कि समाज में इसका उपयोग ये है कि आपको यथार्थ से परिचित कराती हैं जी, और और भविष्य का मार्गदर्शन करती हैं। जी इसके अलावा और कोई? सर बस इतना ही बताइए ना आप जी। कि भविष्य का मार्गदर्शन करती हैं और यथार्थ से परिचित कराती हैं, पूरी भूमिका नहीं, आप बस इतना बताइए। सर मैं क्षमा चाहती हूँ, आप क्या बोल मैं रहे ये थे? कह रहा जी। हूँ कि आपने ऐसे भी लास्ट में बताया ना कि मार्गदर्शन करती है भविष्य का और यथार्थ से ज्ञान कराती है, बस जी। इतना ही जवाब मुझे चाहिए। वो पूरी जो भूमिका ऊपर आपने बताई जी उसको मत बताइए, फिर उतना ही बताइए, और बताइए कुछ समाज में महत्व इसका। जी, एक तो सर ये जो संवेदना है सर, मनुष्य की जो संवेदना है वो सर साहित्य के माध्यम से दिखाई देती है, जो कि विज्ञान में सर उतनी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। और सर यदि इसको उदाहरण के रूप में हम देखें तो प्रेमचंद जी की कहानियों में सर यथार्थ स्पष्ट दिखाई देता है। और सर यदि आदर्श की बात करें तो मानस जी का सर हर प्रसंग अपने आप में एक आदर्श का स्वरूप है जो दिखाई देता है।
अच्छा रूपाली जी, एक मिनट, ये जो आपने कहा साहित्य दर्पण भी है और दीपक भी है, जी सर। दोनों के एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं? जी सर। एक एक एग्जाम्पल दोनों का जी देंगे। सर, मुंशी प्रेमचंद की जी का जो उपन्यास है सर गोदान, वो सर दर्पण है। वहाँ पर सर जो यथार्थ था तत्कालीन समय का, वो दिखाई देता है। और यदि सर दीपक की बात करें तो सर यदि वर्तमान समय में राजतंत्र और प्रजातंत्र की बात की जाए तो रामचरितमानस में जो उत्तरकांड की जो सर पंक्तियां हैं वो सर दीपक का कार्य करेंगी। जैसे राजा के लिए कर्तव्य है सर कि जासु राजुप्री प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। और जैसे सरकार प्राप्ति के लिए है कि जी ये दर्पण करता क्या है? सर दर्पण मतलब हमें दिखाने का कार्य करता है कि वर्तमान समय में समाज में क्या चल रहा है। और सर हमारी संवेदनाओं को प्रदीप्त करता है सर, हमें आंदोलित करता है इस विषय में सोचने के लिए कि हमें क्या करना है इन समस्याओं और से दीपक निपटने क्या के लिए। करता है? सर दीपक हमें रास्ता दिखाने का कार्य करता है कि अब हमें आगे किस प्रकार का कार्य करना है, इस परिस्थिति में हम कैसा निर्णय लें कि हम इन समस्याओं से आगे निकल जाए। ओके, ठीक। थैंक यू सर। अच्छा रूपाली, आप ये बताइए कि जी सर। वर्तमान में जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स जो हैं, वो उनसे आप परिचित हैं? जी सर। समाचार पत्र पढ़ते हैं आप? जी सर। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? जी सर। ठीक। तो कोई 3 अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी जानकारी दीजिए बोर्ड को जिसमें भारत डायरेक्टली कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो या भारत पर प्रत्यक्ष रूप से उसका कोई प्रभाव पड़ रहा हो। सर पहली घटना तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जन्म से प्रवासियों की नागरिकता समाप्त करने की जो बात की है वो सर हमसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। दूसरा सर जो हमारा सर जो वित्त बजट सर जो प्रस्तुत होने वाला है सर, उसके ऊपर बहुत दृष्टि से सर हमारा जो है सर देश का भविष्य सर निर्भर करेगा। लेकिन वो वित्त बजट जो है हमारा, वो इंटरनल मैटर है। मैं ये अंतर्राष्ट्रीय खबर जानना चाह रहा हूँ जिसमें भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा हो, जैसा आपने पहला बताया। जी जी। अच्छा, जो आपने न्यूज़ बताई थी जिसमें जी। भारत को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सर अमेरिका में बहुत अधिक मात्रा में प्रवासी और अप्रवासी दोनों प्रकार के भारतीय रहते हैं। और यदि उन बच्चों क्या होते हैं प्रवासी और अप्रवासी? सर इस विषय में सर बहुत अधिक प्रमाणिक जानकारी नहीं है सर, एक सामान्य जो मुझे अपने समझ से है उसी प्रकार की जानकारी सर। बताइए। सर प्रवासी जो भारतीय हैं सर वहाँ पर रह रहे हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर नागरिकता सर प्राप्त नहीं है। और अप्रवासी शायद सर वो लोग हैं जो वीजा के तौर पर वहाँ पर रह रहे हैं सर। तो नागरिकता तो उनको भी नहीं है? हाँ सर, नागरिकता तो उनको भी नहीं है। ठीक जी। तो क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा इस पूरी जानकारी का? सर वहाँ पर यदि उनके बच्चों को सर नागरिकता नहीं मिलेगी तो सर कहीं ना कहीं उनके बच्चों को जो नागरिकता मिल जाती है वो कहीं ना कहीं उनका वहाँ रहने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता था। और अक्सर जब यदि उनको और उनके बच्चों को सर वहाँ पर नागरिकता नहीं रहेगी तो उनके रहने पर ही सवाल पैदा हो रहा है। और सर अमेरिका के विषय में ये कहा जाता है कि लगभग 65% तो वहाँ पर भारतीय जो है वो डॉक्टर हैं। और सर वहाँ का जो उच्च वर्ग है जो इस पूरा संचालन का कार्य करता है वो तो भारतीय है। और सर जो नीदरलैंड के जो लोग हैं सर, जो यूरोपीय जो कंट्रियाँ हैं सर, निधन वर्ग के जो लोग हैं वो वहाँ सर निम्न स्तर का जो भी कार्य रहता है सर वो करने का कार्य करते हैं। तो सर ऐसी स्थिति में तो अमेरिका का भी प्रभावित होगा सर इस निर्णय से। अच्छा, दूसरी खबर कोई? सर मैं क्षमा चाहती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर दूसरी खबर में अभी सर अच्छा, याद मुझे राष्ट्रीय खबर बताइए, बजट को छोड़कर। जी सर 10वीं कक्षा में सर यदि कोई बच्चा है सर जो 4 विषयों में फेल हो जाता है, मतलब सभी विषयों में फेल हो जाता है, उसको 4 महीने के बाद दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। और इसके अलावा सर अच्छा, उसका क्या फायदा होगा? सर एक तो अगर वो फेल हो गया है सर तो उसका पूरा वर्ष बर्बाद नहीं होगा। वो 4 महीनों में तैयारी करके फिर से पेपर दे देगा तो उसका वर्ष बचेगा। कैसे? क्योंकि 4 महीने बाद जब वो परीक्षा दे के अपने उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है जी, तो 4 महीने के बाद जब पेपर हुआ है तो कॉपी चेक होंगी, रिजल्ट आएगा, 1-1.5 महीने 2 महीने की प्रक्रिया और होगी, तो 6 महीने बाद तो उसका एडमिशन वैसे ही नहीं होगा। सर तो वर्ष बचा कैसे? सर प्राइवेट भी तो अप्लाई कर सकता है वो। 10वीं में नहीं सर 11वीं में। और दूसरा सर ग्रेडिंग उसकी सुधर सकती है। जिन बच्चों की ग्रेडिंग कम है, जिनके प्रतिशत अच्छे नहीं बने हैं, वो भी सर अपनी श्रेणी सुधार के लिए इस परीक्षा को दे सकते हैं। अच्छा, आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती हैं? जी। क्या प्रावधान है नॉन क्रीमी लेयर के? सर 8 लाख से कम आय होनी चाहिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और सर वो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए। अच्छा, 8 लाख किसकी आय या 8 लाख से कम आय जो है वो किसकी होनी चाहिए कम? जी सर जिसका एक तो प्रमाण पत्र है उसकी, या वो जिसके आश्रय में रह रहा है सर, जो हमारा गार्जियन है। व्यक्ति की या परिवार की सर या परिवार की। कुटुंब के सभी लोगों की? सर परिवार कह सकते हैं इसको। क्या होता है परिवार?
सर जैसे मेरा परिवार है तो मेरा भरण पोषण जिस व्यक्ति विशेष के अंतर्गत है सर, उनके नहीं, अंतर्गत। समाज में परिवार की अपनी एक परिभाषा है और नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत उस परिभाषा के ही आधार पे ये प्रावधान किया गया है। जी। तो ऐसी स्थिति में परिवार कहते किसे हैं जिसके आधार पर आप इसका लाभ ले रही हैं? सर मैं इस विषय में और अधिक सर जानकारी। और कोई प्रावधान कि केवल 8 लाख वार्षिक पारिवारिक आय या उससे कम होगी तो ये आप इसमें लाभ ले पाएंगी? कोई और प्रावधान है या केवल एक आय का ही प्रावधान है? सर मुझे एक ही प्रावधान की भी जानकारी है। ठीक है रूपाली सर। रूपाली जी, जी सर। सिवनी आपका स्थायी निवास है। जी सर। नर्मदा नदी सिवनी से बहती है क्या? नहीं सर, सिवनी से नहीं बहती है सर। वहाँ पर सर जो गाडरवाड़ा का एक क्षेत्र है सर नरसिंहपुर के पास, वहाँ से बहती है सर। सिवनी की उत्तरी सीमा को नहीं छूती? सर इस विषय में सर मैं और अधिक जानकारी लेने का प्रयास करूंगी। वहाँ पर एक प्रसिद्ध चीज है, एक नेशनल पार्क, उसका नाम बता दीजिए। सिवनी में सर? जी सर, इंदिरा गांधी सर राष्ट्रीय उद्यान सर, पैंच इंदिरा नेशनल गांधी। पार्क। जी, पैंच नेशनल पार्क सर। अच्छा, क्या खास विशेषता है वहाँ की? सर ये टाइगर रिजर्व भी है सर। 1983 में सर ये बना था, 1992 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसके पीछे सर पैंच नदी प्रवाहित होती है और सर जो हमारा टाइगर है सर यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका पुराना नाम क्या था? सर पैंच नेशनल पार्क था, फिर इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क कर दिया गया सर 2003 में। अच्छा, पेंच है कि पैच, क्या कहते हैं? पैंच सर, पा में एक ही मात्रा और सर बिंदु लगता है सर, पैंच। पैंच। जी सर। नदी के कारण ये नामकरण हुआ है। जी सर। यहाँ पर एक पुस्तक लिखी गई थी, एक कोई स्टोरी बहुत प्रसिद्ध है, कार्टून वगैरह उस पर बहुत आते रहते हैं। जी। वो कौन सी पुस्तक है, किसने लिखी? सर द जंगल बुक। हाँ, उसके राइटर का नाम क्या है? सर अनुमान है सर एक रूजवर्ड किपलिंग है सर, शायद मैं अधिक जानकारी लूँगी। ठीक है, चलिए आपका अनुमान ठीक है। जी। रुडयार्ड किपलिंग है। रुडयार्ड किपलिंग, जी सर। इसके अतिरिक्त आपने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जैसे बात की, अमेरिका वगैरह की, जी तो सर। इतने बड़े बड़े मुद्दे जैसे चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इजराइल हमास का भी शांति समझौता हुआ, जैसे, तो इनकी खबरें आपको नहीं पता? जी सर, मैं क्षमा चाहती हूँ, ये मुझे पता था सर, लेकिन ये विस्मृत हो गई। सीज फायर की घोषणा हो गई है सर। ऐसे कौन कौन से इस समय मैं देख रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जी। स्तर पर बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं जी। अलग अलग देशों में। वो कोई 2-4 संघर्षों के नाम बताइए, कौन कौन से ऐसे चल रहे हैं? सर एक तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, और दूसरा सर फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है सर वो, और सर बांग्लादेश में सर युद्ध तो नहीं कह सकते, पर वहाँ जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद सर जो वहाँ एक सर संघर्ष की जो स्थिति बनी है सर, वो दिखाई दे रहा है सर। एक और देश में तख्ता पलट हुआ है, मिडिल ईस्ट का है, उसका ज्ञान है आपको? सर मुझे, मैंने पढ़ा था सर, पर मैं अभी समय सर याद नहीं कर पा रही हूँ। मैं सर निश्चित रूप से पढ़ूंगी। हमास जो है आपका, इजराइल हमास की जानकारी है ना? सर बहुत सीमित जानकारी है सर मुझे इस अच्छा, विषय में। थोड़ा बहुत भी हमास के बारे में जो भी आप बता सके, क्या है, कहाँ ऑपरेट करता है, इजराइल का क्या कॉन्सेप्ट है, वो कुछ जानकारी दे। सर इनमें मूल रूप से एक लैंड को लेकर विवाद है, जिस पर सर फिलिस्तीन कहता है कि उनका लैंड है और सर इजराइल कहता है कि हमारा पैतृक स्थान है। सर वो एक स्थान है सर जेरूसलम करके, और सर उस पर वो सभी अपने अपना मान्यता रखते हैं सर कि ये हमारे पैतृकों का स्थान है। वो कहते हैं सर हमारे पैतृकों का स्थान है, तो इस स्थान विशेष को लेकर सर वहाँ पर लड़ाई चल रही है। और सर प्रमाणिक सर इतना ही सर मेरे सेशन में। ये गाजा पट्टी का नाम सुना है वहाँ पे आपने? जी सर, गाजा पट्टी का नाम तो सुना। यहाँ कौन ऑपरेट करता है, कौन शासन चलाता है? सर हमास। हमास। जी सर। जी। फिलिस्तीन का ही पार्ट आप इसे कह सकते हैं? जी सर। भारत का क्या पक्ष है इसमें, आप ये बता सकते हैं कि फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन कहता है कि हमारा ये क्षेत्र है, इजराइल कहता है हमारा ये क्षेत्र है, जी। हम किसे मान्यता देते हैं? इजराइल को हम कहते हैं कि उसका लैंड है, कि फिलिस्तीन को कहते हैं? जी सर, भारत का पक्ष इस प्रकार का है कि जो युद्ध है उस पर शीघ्र विराम लगना चाहिए, पहला। दूसरा सर भारत ये कहता है कि इजराइलियों के साथ काफी लंबे समय तक सर अन्याय हुआ है, तो सर वो जो अपनी जमीन की मांग कर रहे हैं सर उसको भी मिलना चाहिए, और सर जो फिलिस्तीन की मांग है सर उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। संक्षिप्त में इसको। सर मैं बहुत अधिक जानकारी सर इस विषय में नहीं रखती, मैं क्षमा चाहती हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं। जी। आपने अभिरुचियों में लिख रखा है कि सत्संग सुनना। जी सर। सत्संग का क्या तात्पर्य?
सर जो हमारे विचारों का शुद्धिकरण करे, हमारे आचरण को पवित्र करे और सर जो हमारा चारित्रिक निर्माण करे, सर वो सत्संग है। ऐसा इसके लिए कुछ व्यवहारिक क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? हाँ सर, सत्संग से पहली बात होती है सर कि विवेक की प्राप्ति होती है सर। जैसे मानस जी ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक ना हो। सर विवेक की प्राप्ति सत्संग में होती है और सर विवेक बुद्धि का एक ऐसा अंश है सर जो बुद्धि में ज्ञान की प्राप्ति के बाद विकसित होता है सर। और ये सर सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर इस बात का निर्माण होता है। दूसरा सर, सत्संग में जिन दिव्य पुरुषों के बारे में हमें बताया जाता है, महापुरुषों के बारे में, चाहे सर वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हों, वो सभी सर अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर उनके लिए स्व से पहले राष्ट्र रहा है, स्व से पहले समाज रहा है। जब हम ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम सर जो हमें सर दीपक दिखाने का जो कार्य करते हैं, हमें प्रेरणा प्रदान करने का जो कार्य करते हैं, वो सर एक चरित्र करते हैं। तो इन चरित्रों की जानकारी सर हमें, हमारे मूल्यों की जानकारी, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसकी जानकारी सर हमें सत्संग से मिलती है। ठीक है।